friends, how are you all? Once again, welcome back on my platform मेंस वाला. Here, this is सुचिता सिंह. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी उतनी ही अच्छी तरह से चल रही होगी, ठीक है? तो देखिए, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर टॉपिक देखा होगा कि आज हम मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट पर लगभग टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर आपने पहले ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है तो आप लेक्चर सीरीज से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है? आपको लेक्चर का वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो इतना समझ में आया कि आज हम मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट पर 30 MCQ डिस्कस करेंगे. और अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक कर रहा हो कि आखिर हम इस टॉपिक को पढ़े क्यों, तो अगर आप अपना कोई भी पेपर, चाहे फिर वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आप उठा कर देख ले तो आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं. तो चलिए हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मतलब हमारे कंट्री में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है? आपके पास ऑप्शंस है रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज़ USA हो जाएगा, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में ग्रहण किया है, ठीक है? इसके अलावा जो आपके ऑप्शंस हैं लाइक रूस, तो यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य मतलब FD को ग्रहण किया है, ठीक है? और अगर हम आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से हमने DPSP को ग्रहण किया है, ठीक है? तो इस तरह से हमने USA से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया, जो कि पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है, ठीक है? हमने रसिया से मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ग्रहण किया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिया हुआ है, ओके? और हमने पार्ट 4 मतलब नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, ठीक है? तो आप ये मेजर पॉइंट्स लर्न रखें. तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार पार्ट 3 भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? फिर मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है? फिर उसके अलावा एक पॉइंट और आप सभी याद रखें कि अभी वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पर 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है? आपका एक अधिकार मतलब संपत्ति का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, ठीक है? हम उस पर भी एक क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे. तो आप सिर्फ अभी इतना याद रखें कि मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक USA के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है? और अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अभी सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं. मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में 7 थे, ठीक है? फिर आपसे पूछा जा रहा है मौलिक अधिकार क्या है, मतलब मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन कठोर, ऑप्शन बी वाद योग्य, ऑप्शन सी लचीले, ऑप्शन डी अपवाद योग्य. अगर आपसे मौलिक अधिकार की प्रकृति पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज़ वाद योग्य हो जाएगा, ठीक है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य है. मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है, फिर चाहे वो आम जनता हो या कानून हो, तो आप उन्हें कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है? कोर्ट में चैलेंज करना मतलब वाद योग्य है. समझ आया? जैसे देखिए, अगर आप DPSP की बात करें तो आप DPSP को लेके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? राज्य आपको आपके नीति निर्देशक तत्व नहीं प्रदान कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको लेके किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मौलिक अधिकार में जस्ट अपोजिट है. मौलिक अधिकार नागरिकों के मूल अधिकार है, ठीक है? मूल का मतलब यही हुआ कि जो हमसे कोई छीन ना सके. तो इस तरह से मौलिक अधिकार की प्रकृति वाद योग्य है, ठीक है? लेकिन आप यहीं पर एक पॉइंट और याद रखें कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट मतलब असीमित नहीं है, क्योंकि इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द मीन्स कि जैसे अगर आप आपातकाल के समय देखिए, इमरजेंसी के समय, तो उस टाइम आपको आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के बाकी सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है? मतलब निलंबित हो जाते हैं.
तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, परिस्थिति के अनुसार उनको निलंबित किया जा सकता है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एक वर्ड मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब इसका मतलब आप समझे। आप सभी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे संविधान का संरक्षक है, ठीक है। तो उसी तरह मौलिक अधिकार के लिए भी आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जब मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जाता है, तो वो रीज़न रीजनेबल है या नहीं। मतलब जिस कारण से नागरिकों के मौलिक अधिकार का सस्पेंड किया जा रहा है, उनको निलंबित किया जा रहा है, वो रीजनेबल है या नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? तो मौलिक अधिकार की प्रकृति वाद योग्य है, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट है? तो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। समझ आया? फिर चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन बी मूल संविधान का हिस्सा थे, ऑप्शन सी संविधान द्वारा वर्ष 1992 में जोड़े गए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई डोंट थिंक कि किसी से गलत होगा। इसका सीधा सा आंसर ऑप्शन बी दैट इज़ मूल संविधान का हिस्सा थे हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन जैसी बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था, मतलब एक संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को बनाया गया, ठीक है ना। तो उस समय मतलब उस टाइम पर मौलिक अधिकार के लिए भी एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था मौलिक अधिकार समिति। ओके, तो अब आप सभी का काम ये है कि आप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले आप ये भी जान लें कि 42वां संविधान संशोधन मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A दैट इज़ FD को इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कहाँ थे? तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे, लेकिन FD मतलब मौलिक कर्तव्य कब आए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में आए, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, मतलब विच वन इज राइट। ऑप्शन ए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें और राइट आंसर अपने माइंड में सोचें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज़ भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ठीक है। आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार का वर्णन नेहरू रिपोर्ट में मिलता है, जहाँ पर इन्होंने 19 मौलिक अधिकार की मांग की थी, ठीक है। मतलब 19 FR की इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में मांग की थी, ठीक है। और इस नेहरू रिपोर्ट को दिया किसने था? तो इस नेहरू रिपोर्ट को नेहरू समिति मतलब जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, जिनकी रिपोर्ट में 19 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, ठीक है। तो आप सभी ये पॉइंट भी लर्न रखें। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए किया गया समझौता कहा था। मतलब किसने ऐसा कहा था कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के लिए किया गया समझौता है, ठीक है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट से अब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहाँ पर पॉलिटी में 2 क्वेश्चंस स्टेटमेंट से आए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह हम कुछ स्टेटमेंट्स को देखते चलेंगे। इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनके लिंक तो मिल ही जाएगी, ठीक है। मतलब सॉरी, उनका PDF तो मिल ही जाएगा। ओके, तो आपके पास ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर S राधाकृष्णन, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज़ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, ठीक है। आप सभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को तो जानते ही होंगे, जिनके लिए हम टीचर्स डे मतलब जिनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। और ये हमारे संविधान सभा के सदस्य भी थे और ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी हैं।
ठीक है, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन आर्टिकल 112 से 115, ऑप्शन आर्टिकल 12 से 35, ऑप्शन 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज आर्टिकल 12 से 35 तक हो जाएगा, जो कि पार्ट 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो भाग 3 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, अब ये 6 कौन से हैं आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। आप ध्यान से सारे आर्टिकल्स को पढ़ें और रिकॉल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं, या फिर आप खुद ही एक रफ पेन लेके बैठा करें जिसमें आप सारे आंसर्स को लाइन बाय लाइन लिखते जाएं। ठीक है, फिर बाद में आप मैच कर लिया करें। ओके, तो ये एक बेटर वे है ये पता करने का कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, मतलब आपकी प्रिपरेशन क्या है, क्या आपने जो पढ़ा वो आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए दैट इज़ आर्टिकल 19 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है, जिसमें से आपकी सबसे पहली स्वतंत्रता फ्रीडम टू स्पीक मतलब बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 19 का सब क्लॉज फर्स्ट में यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत और भी स्वतंत्रताएं मिलती हैं, जैसे सभा करने की स्वतंत्रता मतलब आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2, संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 3, फिर कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता मतलब देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 4, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 कहता है कि आप देश के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 6 कहता है कि आप आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 में वर्णित 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, आप इनको भी याद रखें। ठीक है, और आर्टिकल 19 में ही फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध भी स्वतंत्रता है। मतलब देखिए, अगर आप किसी के फ़ोन टैप करते हैं तो वो उनके स्वतंत्रता के विरुद्ध है, ये भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मतलब आप विदेश जा सकते हैं, ऐसा किस अधिकार में कहा गया है? ऑप्शन आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज आर्टिकल 21 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है जो हमने पढ़ ली, और फिर उसके बाद आर्टिकल 21 है जिसमें बहुत सारी फ्रीडम लगभग 34 स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है, और इस आर्टिकल से बहुत सारे केस लॉ भी रिलेटेड हैं। ठीक है, बेसिकली केस लॉज को एमसीक्यू वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं केस लॉज की एक अलग वीडियो आए, मतलब जैसे मेनका गांधीवाद जो कि विदेश यात्रा से संबंधित है, तो इस तरह से अगर आप सारे केस लॉज का डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो विदेश की यात्रा जाने का संबंध मतलब विदेश यात्रा से संबंधित जो संरक्षण है वो मेनका गांधीवाद में दिया गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल 21 में मेंशन है। ठीक है, तो इस तरह हम आगे 1-2 केस लॉज और पढ़ेंगे, और अगर आप इन केस लॉज का डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी दिया हुआ है? ठीक है, ऑप्शन आर्टिकल 15, ऑप्शन आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 29। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज आर्टिकल 21 हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी दिया हुआ है। ठीक है, और निजता का अधिकार किस केस में आया? तो निजता का अधिकार पुट्टास्वामी केस 2017 में आया। ठीक है, तो यहाँ पर निजता का अधिकार हमारे आर्टिकल 21 में इंसर्ट किया गया, और भी केस लॉज हैं लाइक पुट्टास्वामी केस 2017,
और जो प्रस्तावना से रिलेटेड हैं बेरूबाड़ी, गोपालन, केशवानंद भारती एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इन सारे केस लॉज को इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? मतलब देखिए, ऐसा किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, ठीक है। तो ऐसा भी आर्टिकल 21 में है, और ये बेसिकली हादिया केस 2017 में आया, ठीक है। तो हादिया केस 2017 के अंतर्गत कि पसंद की व्यक्ति से शादी करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? मतलब किस आर्टिकल में जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, उनका कारखानों में, इंडस्ट्रीज में वर्क प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। मतलब कोई भी बालक, कोई भी बच्चा किसी भी कारखाने में काम नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 और ऑप्शन डी आर्टिकल 24। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दैट इज आर्टिकल 23 और ऑप्शन डी दैट इज आर्टिकल 24, ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे संविधान में तीसरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 19 गलत है, आर्टिकल 17 भी गलत है। अब आपको आर्टिकल 23 और 24 याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बधुआ मजदूरी, बाउंडेड लेबर, इन सबको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। मतलब आर्टिकल 23 मानव से रिलेटेड जो शोषण है उनको प्रोहिबिट करता है, इतना समझ आया। फिर उसके बाद जो आर्टिकल 24 है, इसमें बच्चों के लिए प्रोविज़न है। मतलब इस आर्टिकल में ये दिया गया है कि जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, वो कारखानों में काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये उनके अधिकार का शोषण है, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल 24 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी दैट इज़ आर्टिकल 24 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आर्टिकल 23 में मानव से रिलेटेड प्रोविज़न है, मतलब मानव के शोषण से रिलेटेड, ठीक है। और आर्टिकल 24 में बच्चों से रिलेटेड। यार बेसिकली हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है जब ऐसे कैमरा और स्क्रीन दोनों पे लिखना रहता है, तो इतना एडजस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप सभी मैनेज कर लें। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक है, मतलब हु इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन न्यायपालिका, ऑप्शन बी कार्यकारिणी, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ जुडिशरी, न्यायपालिका, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार को संरक्षित करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिला है, ठीक है। और अगर हम संरक्षण की शक्ति कहाँ पर है इसकी बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखने की पावर आर्टिकल 32 के अंतर्गत दी हुई है, ठीक है। और हाई कोर्ट की ये पावर आर्टिकल 226 के अंतर्गत दी हुई है, ठीक है। तो आप सभी याद रखें कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करे, और किस तरह से प्रोटेक्ट करे, तो वो पावर्स भी आर्टिकल 32 के अंतर्गत दी हुई है, ठीक है। और यही मतलब आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की भी पावर्स है, ठीक है। इनमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है दैट इज़ आर्टिकल 32, उसमें सिर्फ मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए प्रोविज़न दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट का है दैट इज़ आर्टिकल 226, उसमें मौलिक अधिकार के अलावा भी कुछ विधिक अधिकार, मतलब कुछ कानूनी अधिकार के लिए हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से जुडिशरी जो है वो मौलिक अधिकार का संरक्षक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका ओनली आंसर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। समझ आया? इतना याद रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? मतलब किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। अगर हम अपने संविधान की आत्मा की बात करें तो बेसिकली प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें मेजर सा डिफरेंस है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया? ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी हमारे मतलब अभी संविधान में आर्टिकल 300A में एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, अभी ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। फिर ऑप्शन सी समानता का अधिकार, मतलब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आर्टिकल 32, ठीक है। तो इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन डी को B.R. अम्बेडकर मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि अगर उनसे कोई पूछे कि संविधान में ऐसा कौन सा पार्ट है या फिर ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य है, ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो उन्होंने आंसर दिया कि मैं कहूँगा कि संविधान का जो आर्टिकल 32 है, दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना पूरा संविधान शून्य है। मतलब देखिए, जब किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होगा और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं होगी कि वो मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, तो इस तरह से फिर संविधान शून्य होगा, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है। तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को संविधान की आत्मा का है, ठीक है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। अब ये लेख क्या है आप वो समझिए, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की 5 प्रकार की रिट होती हैं, ठीक है, मतलब जिन्हें हम रिट पावर्स कहते हैं। और ये रिट क्या है हम वो समझते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण, और एक और रिट होती है जिसका नाम है प्रतिषेध लेख, ठीक है, प्रतिषेध लेख। तो ये आपके पास कुछ 5 प्रकार की रिट है। चलिए हम इन पर एक ओवरव्यू लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है दैट इज उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन ए को लेके कंफ्यूज ना हो क्योंकि हम ऑप्शन ए और अपना जो लास्ट है दैट इज प्रतिषेध लेख, इसको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला है परमादेश, मतलब परम आदेश, आप समझ रहे हैं, मतलब टू द वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन को उनके कार्य मतलब जो उनका दायित्व है, जो उनकी ड्यूटी है, वो परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। सपोज करें अगर आपका काम है पढ़ना और आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे कि पढ़िए, तो वो एक तरह से परम आदेश हुआ, मतलब हम आदेश देते हैं कि आप पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया परमादेश, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी व्यक्ति को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहती है, ठीक है। फिर आपके पास अगला है अधिकार परीक्षा, मतलब को वारंटो। को वारंटो का मतलब ये होता है कि बाय विच अथॉरिटी, मतलब अगर कोई अपने पद पर है तो वो किस अथॉरिटी के तहत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा को वारंटो रिट के तहत पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी पद पर है तो किस अथॉरिटी के तहत है, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट किसी से क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है। फिर आपके पास अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप वर्ड समझ रहे हैं, बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, इन द सेंस आप इस तरह से समझे। तो देखिए, जब किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो अगर वो डिटेंशन राइट नहीं रहता है तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। में किसी भी इलीगली डिटेन किए हुए व्यक्ति को फ्री करने का अधिकार है, ठीक है, समझ आया। और फिर आपका फर्स्ट है दैट इज उत्प्रेषण लेख और लास्ट है प्रतिषेध लेख। तो आप अब इनको ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप एक लाइन से याद रखें दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो प्रिवेंशन से प्रतिषेध और क्योर से उत्प्रेषण मतलब ससुरारी, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब देखिए, प्रतिषेध लेख तब जारी किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो उनके नीचे न्यायालय हैं, अगर उनमें कोई केस चल रहा है, ठीक है, अगर वो ऐसा पाते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर ऐसा पाते हैं कि वो केस लॉ उनके अधिकार में नहीं आता है, मतलब जिस कोर्ट में चल रहा है वो उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, तो वो उस केस को अपने यहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रतिषेध लेख है, ये प्रोहिबिशन रिट है, ठीक है, इतना समझ में आया। और अगर हम उत्प्रेषण लेख की बात करें तो बेसिकली उत्प्रेषण लेख तब जारी किया जाता है जब
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अपने जो नीचे के कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट का रिव्यू करना रहता है। मतलब रिव्यू इन द सेंस कि जब उन्हें ये देखना रहता है कि क्या जो नीचे के कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का वायलेशन तो नहीं किया है, मतलब उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़ कर के तो कोई केस, कोई डिसीजन नहीं लिया है, या फिर उन्होंने कोई गलत फैसला तो नहीं सुनाया है। तो ये उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत जारी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उत्प्रेषण लेख में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो लोअर कोर्ट्स के जो रिकॉर्ड है, जो उनका जजमेंट है, उसको रिव्यू कर सके। ठीक है, समझ आया। और प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन रिट तब जारी की जा सकती है जब तक जजमेंट सुनाया ना गया हो। ठीक है, तो अगर अभी कोर्ट में केस चल रहा है, मतलब जजमेंट अभी सुनाया नहीं गया है, तो प्रतिषेध लेख अगर सुना दिया गया है तो फिर उत्प्रेषण लेख। ठीक है, तो आप इस तरह से इन शॉर्ट आई होप इन 5 रिटों को समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आपके पास अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? मतलब कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म पालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो बेसिकली समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, धर्म से संबंधित अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक है, लेकिन समान आवास का अधिकार कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दैट इज समान आवास का अधिकार सही हो जाएगा। बेसिकली आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 5 में आपको निवास करने का अधिकार है, मतलब आप देश के किसी भी भाग में जाकर रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी प्रोविज़न नहीं किया गया है कि सभी व्यक्तियों को एक ही आवास में, सॉरी शायद कुछ इशू से आगे की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आई वॉज सेइंग कि देखिए, जैसे हमने आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 5 में पढ़ा था कि जो निवास करने का अधिकार है, मतलब आप देश में किसी भी हिस्से पर किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पूरे मौलिक अधिकार में ऐसा कहीं पर भी प्रोविज़न नहीं है कि समान आवास का अधिकार है, मतलब सभी जो जितने भी नागरिक हैं उनको समान आवास, सभी को एक तरह के आवास में रहना पड़ेगा, ऐसा कहीं पर भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो निवास का अधिकार आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत है, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप सभी ऐसे इन पॉइंट्स को लर्न रखें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? मतलब कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे सभी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ आप वो समझिए। ठीक है, देखिए सभी व्यक्ति इन द सेंस कि जो भारतीय है और जो विदेशीय है, दोनों को ही जो अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, अगर सिर्फ नागरिक कहे तो भारतीय, लेकिन अगर सभी व्यक्ति कहे तो भारतीय और विदेशी, मतलब जो भारतीय नागरिक है और जो बाहर से आए हुए हैं इंडिया में विदेशीय, उनको भी कौन से अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन ए दैट इज इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समान संरक्षण का अधिकार सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो बेसिकली भेदभाव के विरुद्ध अधिकार विदेशियों को नहीं मिला है। ठीक है, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है कि राज्य किसी भी नागरिक को उनके धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेद नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपका जो अगला है दैट इज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, ये भी सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ है। ठीक है, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार मतलब अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, जो आपका कल्चर है उसको प्रोटेक्ट रखने का अधिकार, ये भी सिर्फ भारतीय नागरिक को मिला है, ये अधिकार विदेशी को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से विधि के समान संरक्षण मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, अगर कोई इंडियन है कोई या फिर कोई विदेशी है, दोनों को विधि के समान मतलब लॉ के समान इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और आप ये भी याद रखिए कि जो भारतीयों को प्राप्त अधिकार है वो कौन कौन से है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो भारतीयों को प्राप्त अधिकार है वे है आर्टिकल 15, जिसमें राज्य किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म, नस्ल,
जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता मतलब एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 19 जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और फिर आर्टिकल 29 और 30 जिसमें माइनॉरिटीज़ के राइट है, ठीक है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं, ठीक है। और जो भारतीय और विदेशी दोनों को मिले हैं वे हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को मिले हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट भी अलग से नोट डाउन कर लीजिए, ओके। फिर अपना अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मतलब कौन सा आर्टिकल मतलब कौन सा प्रोविज़न किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आपको ये मैच करना है, ठीक है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, उसके सामने आर्टिकल है 29 से 30। आपका अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, पॉइंट है आर्टिकल है 25 से 28। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार 23 से 24, ठीक है। और आपके पास ऑप्शंस हैं ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन 2 ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन 3 ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन 4 ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें, पूरे आर्टिकल्स को मैच करें और अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 है तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। मतलब अब आप ढूंढिए कि ए का 3 कहाँ पर है, ठीक है। तो ए का 3 ऑप्शन 4 में है, तो बेसिकली आपका आप ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंफर्मेशन के लिए दूसरे आर्टिकल्स पे देखना चाहते हैं तो आप चलिए हम उनको देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तीसरा है, तो ये आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन है, ठीक है। मतलब बी का 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी का 4 ये भी ऑप्शन 4 में है। फिर उसके बाद सी है धार्मिक स्वतंत्रता मतलब राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, और वो आपका चौथा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 तक दिया हुआ है। तो इस तरह आपका सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी का 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर अल्पसंख्यक वर्ग मतलब माइनॉरिटीज़ के राइट है, और ये आर्टिकल 29 से 30 तक है मतलब डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम एक ऑप्शन को पकड़े दैट इज़ आर्टिकल 1 स्वतंत्रता का अधिकार हमने देखा, ठीक है। उस तरह से हमने एक राइट आंसर को चूज़ कर लिया, ठीक है, एलिमिनेट करके। तो इस तरह से आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ही स्मार्टली आंसर की अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है। अगर आपके पास कम टाइम है मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम तो रहता ही है, तो उसको फिर आप स्मार्टली यूज़ करें, ठीक है। आप और फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। मतलब किस आर्टिकल में ऐसा प्रोविज़न किया गया है जो 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार है, ठीक है। मतलब उनको शिक्षा मिलना एक मूल अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन ए आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 21A, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 20 में क्या है आप सभी बताएं, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण है, ठीक है। मतलब इसका शिक्षा से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 21 है जिसमें 34 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है। जिसमें से हमने कुछ देखा जैसे निजता का अधिकार, विदेश जाने के संबंध में संरक्षण का अधिकार, तो ये सब आपके आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आर्टिकल 21A दैट इज़ शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस आर्टिकल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, ठीक है। और यही 11वां मौलिक कर्तव्य और आर्टिकल 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ठीक है।
तो आप सभी याद रखें कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, ठीक है। कहाँ पर इंसर्ट किया गया? तो आर्टिकल 21A में। और किस एज ग्रुप के लिए? तो एज ग्रुप 6 से लेकर 14 तक, ठीक है। इस तरह से आप याद रखें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दैट इज आर्टिकल 21A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उनको जो पावर्स मिली है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, वो किन अधिकारों के लिए है, ठीक है। ऑप्शन संवैधानिक अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपने अभी ही पढ़ा कि जो हाई कोर्ट की पावर है उसमें मौलिक अधिकार के अलावा भी कुछ अधिकारों के लिए रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार तक सीमित है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए ही है, ठीक है। तो आप याद रखिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 23, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 18, ठीक है। तो आप सभी ने पढ़ा था कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत मतलब एंड ऑफ टाइटल्स है, ठीक है। जहाँ पर टाइटल्स का अंत किया गया है, ठीक है। मतलब उपाधियों का अंत आप इन द सेंस ये समझे कि जैसे पहले के टाइम पे राय साहब इस तरह की कुछ उपाधियाँ चला करती थी, ठीक है ना। तो फिर अब अगर हम आज के टाइम पे बात करें, मतलब हमारे संविधान में ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे एज अ प्रीफिक्स सफिक्स इन सब वर्ड्स को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म रत्न ये सब इस आर्टिकल का वायलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इन अवार्ड्स को भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो ये अवार्ड्स आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करते हैं, लेकिन इन अवार्ड्स को भी कोई अपने नेम के आगे यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और जितने भी मिलिट्री अवार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? ऑप्शन ए पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों हमारे संविधान में ही है, ठीक है। मतलब मूल अधिकार पार्ट 3 में है और नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों हमारे संविधान का पार्ट है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और जो पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन सी है दैट इज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर आपको नहीं दिए जाते हैं तो न्यायालय द्वारा उनको लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनमें अपील की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब नॉन इन्फोर्सेबल है, और जबकि मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो चलिए हम आगे। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जो कि डीपीएसपी में तो है लेकिन फंडामेंटल राइट में नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ऑप्शन सी आने जाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरे 4 ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और आर्टिकल्स लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं धर्म की स्वतंत्रता हमारे 4th फंडामेंटल राइट के अंतर्गत दी हुई है, ठीक है। जो कि कहाँ पर है? तो आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब देश में आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, ऐसा कहाँ है? तो ऐसा आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 4 में है, ठीक है। आप देश में कहीं भी जा सकते हैं और जब जाएंगे तो आपको रहना भी पड़ेगा।
तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत निवास की स्वतंत्रता है, ठीक है। और जब रहेंगे तो कुछ व्यापार भी करेंगे आजीविका चलाने के लिए, तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 6 के अंतर्गत आजीविका की स्वतंत्रता है, ठीक है। इस तरह से आप लेट करके सब आर्टिकल्स को भी लर्न रखें, ओके। फिर आपका लास्ट है अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब एंड ऑफ अनटचबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत है, ठीक है। लेकिन आपका जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोविज़न है जो कि नीति निर्देशक तत्व में तो शामिल है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन आर्टिकल 43 के सब क्लॉज बी में दिया हुआ है, ठीक है। सब क्लॉज बी मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, मतलब आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया, ठीक है। ऑप्शन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, ऑप्शन बी 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ऑप्शन सी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ऑप्शन डी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005। तो यहाँ पर 97वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 43 का बी ऐड किया गया, जिसमें हमने अभी पढ़ा कि कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दैट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 सही हो जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा 21 का ए ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और 11th एफडी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, ठीक है। तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी लर्न रखें कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार जो कि 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था, ये अब मतलब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार में 7वें मौलिक अधिकार मतलब संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th 1978 के द्वारा हमारे आर्टिकल 31 से लेकर के मतलब आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300A मतलब आर्टिकल 300 के सब क्लॉज ए में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। जहाँ पर ये क्या है, तो एक ये अब लीगल राइट मतलब वैधानिक अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले कितने थे, 7 थे। 7वां कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार था। अभी वो कहाँ गया, तो अभी आर्टिकल 300A में है। और आर्टिकल 300A में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा शिफ्ट किया गया, तो आर्टिकल 300A में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शिफ्ट किया गया, ठीक है। पहले किस आर्टिकल में था, तो पहले आर्टिकल 31 में था। इतना समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप एक ही मतलब अगर आप एक टॉपिक को पकड़े, जैसे हमने संपत्ति का अधिकार पकड़ा, ठीक है, उसको हमने हर डायमेंशन से कवर किया, कहाँ पर था, कहाँ पर अभी है, किस अमेंडमेंट के द्वारा हटाया, हमने सब कुछ डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरह आप भी हर डायमेंशन से 360 डिग्री अप्रोच लेके किसी भी टॉपिक को कवर करें, जिससे जितने भी क्वेश्चंस बने वो सब आप इजीली राइट कर सके, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, मतलब आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, ठीक है। शिक्षा से नहीं है, क्योंकि शिक्षा से आर्टिकल 21A रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन सी है दैट इज़ खाद्य सुरक्षा से, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है स्वास्थ्य से, तो मतलब अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार ये आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी दैट इज़ अस्पृश्यता उन्मूलन एंड ऑफ अनटचबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 एंड ऑफ अनटचबिलिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 18 एंड ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। और इस तरह ये अधिकार किस में आते हैं, मतलब एंड ऑफ अनटचबिलिटी ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वेलिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो राइट टू इक्वेलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 17 के तहत
अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, भेदभाव की समाप्ति का प्रोविजन है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी है। मतलब संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसा किसको पावर दिया गया है कि वो मौलिक अधिकार को लागू कर सके। ठीक है, लागू करना इन द सेंस कि अगर किसी को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो उनके मौलिक अधिकारों को उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के सभी न्यायालय को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी संसद को। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस गलत है, मतलब ऑप्शन ए बी डी गलत है, क्योंकि आप सभी ने क्लियरली पढ़ा कि ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने की पावर है। ठीक है, जितने भी इंडिया में कोर्ट्स हैं उनमें से जो जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, तो ऐसा कोई भी कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन की सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित इनके पास कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, और सिर्फ मौलिक अधिकार को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और सुप्रीम कोर्ट की किसके अंतर्गत पावर है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट की किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल 2 to 6 के अंतर्गत। ओके, तो आप ये आर्टिकल्स जो हैं जो आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखें। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं। मतलब ऐसा कौन सा केस है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जुरिस्डिक्शन एरिया में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ऑप्शन सी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन डी मूल अधिकार का प्रवर्तन। अब आप यहाँ पर हर ऑप्शन को बहुत ध्यान से समझे। ठीक है, आपका जो पहला ऑप्शन है दैट इज केंद्र और राज्य के बीच विवाद। तो आप खुद से सोचिए, अगर केंद्र का किसी राज्य से विवाद होगा तो क्या वो कोई हाई कोर्ट सुन सकता है, मतलब क्या वो किसी राज्य का न्यायालय सुन सकता है, उच्च न्यायालय नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता, क्योंकि उसमें केंद्र मतलब सेंटर का विवाद है। ठीक है, तो वो केंद्र लेवल पर ही मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही सुना जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद ये कोई भी उच्च न्यायालय नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत है। फिर आपका ऑप्शन बी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो संविधान के उल्लंघन से संरक्षण के जो भी केस हैं, जो भी मामले हैं, वे सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय द्वारा सुने जा सकते हैं। ठीक है, उनको किसी भी कोर्ट में मतलब उनको किसी भी हाई कोर्ट में सुनना जुरिस्डिक्शन एरिया में नहीं आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत है। और देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय है उसी के पास अधिकार है कि वो संविधान का जब भी उल्लंघन हो तो उसकी सुनवाई करे। ठीक है, और किसी भी कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन सी है राज्यों के परस्पर विवाद। तो अब आप ये सोचिए कि क्या दो राज्यों के बीच या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता। क्यों नहीं सुना जा सकता, क्योंकि देखिए अगर सपोज करें एमपी का यूपी से विवाद है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओनली, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो केस है वो एमपी के ही हाई कोर्ट में सुना जाए, नहीं हो सकता। यूपी के हाई कोर्ट में सुना जाए, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोर्ट सुनेगा वो हो सकता है कि अपने ही फेवर में डिसीजन ले। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो फिर जो राज्यों के परस्पर विवाद है उनकी भी सुनवाई उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा उनको कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट उनमें नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, तो चाहे केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चाहे फिर वो राज्यों के परस्पर विवाद हो मतलब किसी भी दो राज्य या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे। ठीक है, या फिर संविधान के उल्लंघन का कोई विवाद हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मूल अधिकार का प्रवर्तन मतलब मूल अधिकार को लागू कराना, उनको इन्फोर्स करना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जुरिस्डिक्शन एरिया में आता है। ठीक है, आपने पढ़ी रिट पावर्स आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2 to 6 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है, उनके पास शक्तियां हैं कि वो मौलिक अधिकार को इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, लागू करा सकते हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी दैट इज मूल अधिकारों का प्रवर्तन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ये ऐसा प्रोविज़न है जो
उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, दोनों के जुरिस्डिक्शन एरिया में आता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, मतलब हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन ए दैट इज राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, और फिर सर्वोच्च न्यायालय ये देख सकता है कि रीजन, वो मतलब रीजन जो लगाया गया है मौलिक अधिकार को निलंबित करने का, वो सही है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रेसिडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपने पसंद के शिक्षा संस्थान की स्थापना, मतलब अपने खुद के शिक्षा संस्थान जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थापना, संचालन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन आर्टिकल 38 और 39, ऑप्शन बी आर्टिकल 29 और 30, ऑप्शन सी आर्टिकल 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो आप सभी ने पढ़ा आर्टिकल 32 रिट पावर से रिलेटेड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर आपके पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज आर्टिकल 38 और 39, ये डीपीएसपी के एरिया में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 23 जहाँ पर मानव दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बलात्श्रम, बाउंडेड लेबर, बधुआ मजदूरी, इन सबको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी भी गलत है, तो आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 29 और 30 सही है। ठीक है, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कि वो स्वयं के शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आप सभी को ये तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनकी संख्या कम है। ठीक है, अल्पसंख्यक मतलब उनकी संख्या कम है, तो वो खुद की संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी शिक्षा बनाए रखने के लिए खुद के शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिटों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ शरीर आपके पास लाया जाया है, मतलब टू प्रेजेंट द बॉडी, मतलब किसी को उनके पास लाया जाए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप सभी ने जब रिट पढ़ा तो उसमें देखा परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। ओके, तो ये आपका हो गया परमा आदेश। ठीक है, फिर उसके बाद अधिकार परीक्षा मतलब को वारंटो है, जिसमें बाय विच अथॉरिटी मतलब किस अथॉरिटी के तहत आप इस जगह पर हैं। ठीक है, फिर आपका उत्प्रेषण लेख है, जिसमें जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट्स का रिव्यू किया जाता है। ठीक है, और फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसमें जो बंदी है जिसको अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। ठीक है, शरीर आपके पास लाया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, कि टू प्रेजेंट द बॉडी। ठीक है, और इसमें ऐसा प्रोविज़न है कि अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो उसको 24 आवर्स के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए। ठीक है, अब ये 24 आवर्स में आने जाने का समय या फिर छुट्टियां जो हॉलीडेज पड़ जाते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी दैट इज बंदी प्रत्यक्षीकरण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये प्रोविज़न किया गया है कि जिसको भी डिटेन किया गया है उसको 24 घंटे के अंतर्गत पेश किया जाए। ठीक है, समझ में आया। और आप यहीं पर साइड में एक और लिख सकते हैं जो बच रहा है दैट इज प्रतिषेध लेख। ठीक है, जिसमें एक मिनट, प्रतिषेध लेख, जिसमें अगर कोई भी कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन एरिया को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब अपने जुरिस्डिक्शन एरिया के जो बाहर के मामले हैं उनको भी सुन रहे हैं, तो अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको अपने कोर्ट में मंगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। मतलब जिसको भी बंदी बनाया जा रहा है उसको सबसे नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है,
उनके समक्ष कितने टाइम लिमिट के अंतर्गत उपस्थित करना होता है? ऑप्शन 48 आवर, ऑप्शन बी 12 आवर, ऑप्शन सी 24 आवर, ऑप्शन सी 72 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज़ 24 हो जाएगा। ओके, 24 घंटे के अंतर्गत उनको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जो निकटतम मजिस्ट्रेट है, उनके सामने प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, फिर क्वेश्चन, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन से हैं? अब न्यायिक पूर्णावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या है, आप ये मेंस में भी पढ़ लेंगे ध्यान से। ठीक है, या फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जुडिशियल रिव्यू मिलेगा। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल के अंतर्गत है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप खुद भी साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस है दैट इज़ आर्टिकल 21 और आर्टिकल 446, मतलब यहाँ पे 2-2 का पेयर दिया हुआ है कि किसमें जुडिशियल रिव्यू मेंशन है। ठीक है, ऑप्शन बी आर्टिकल 32 और 226, ऑप्शन सी आर्टिकल 44 और 152, ऑप्शन डी आर्टिकल 17 और 143। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 और 226 मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की शक्तियाँ हैं वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी मिली हुई है। ठीक है, अब बेसिकली अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या है वो आपको इन शॉर्ट नहीं समझ में आएगा। पुनरावलोकन रिव्यू का मतलब तो आप समझते हैं, और आप ये याद रखें कि न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, जो उसका प्रोविज़न है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, और बेसिकली यूएसए से ही हमारे सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी मतलब जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है वो भी यूएसए के संविधान से ही अपनाई गई है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता यूएसए से। ठीक है, मतलब देखिए हमारे देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर। ठीक है, तो न्यायपालिका जुडिशरी हमारे देश में सर्वोच्च है, ऐसा प्रोविज़न यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और फिर जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन ये भी यूएसए के संविधान से अपनाया गया है, और है कहाँ पर, तो आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत ये पावर्स है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण किस स्थिति में जारी किया जा सकता है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस। बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ थोड़ा हमसे भी डिस्कस कर लें कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई ट्राई माई बेस्ट टू यूज़ द इंग्लिश टर्मिनोलॉजी एज वेल, बट कहीं ना कहीं दोनों लैंग्वेज नहीं हो पाती हैं साथ में। ठीक है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें। पहला ऑप्शन है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, दूसरा अतिरिक्त कर की वापसी, तीसरा संपत्ति की हानि, चौथा भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो कौन सा मतलब किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। ठीक है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, अतिरिक्त कर की वापसी ये गलत है, संपत्ति की हानि ये भी गलत है, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन ये भी गलत है। ठीक है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी मतलब इलीगल डिटेंशन में ये रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है, और फिर मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करते हैं कि जिस कारण से उनको बंदी बनाया गया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको भी लर्न रखें, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।